Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. This is 6th of April and I'm presenting daily Assam Tribune current affairs news analysis. So let's start. सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देखेंगे असम ट्रिब्यून से। असम ट्रिब्यून में अगर आर्टिकल देख लीजिएगा, दिया गया था टूरिज्म के रिलेटेड, दैट इज़ बूस्ट टू टूरिज्म। एक्चुअली क्या हुआ है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर देख लीजिएगा, आज तक का वन ऑफ द रिकॉर्ड फुटफॉल हम लोग को देखने को मिला है। मोर देन 3,27,000 टूरिस्ट जिन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में विजिट किया है। तो यस, इस पूरे आर्टिकल को हम लोगों ने डिवाइड किया इन सारे पार्ट्स में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारे एक एक करके पार्ट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड फुटफॉल एट काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर आर्टिकल में जो दिया गया था स्टैटिस्टिक्स देख लीजिएगा, 2023-24 में ही 3,27,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट ने यहाँ पर विज़िट किया है, जिसमें अराउंड 14,000 के आसपास तो फॉरेन विजिटर्स हैं। इनफैक्ट हम लोग को देखने को मिला है दैट टूरिज्म हर एक डिवीजन में इंक्रीज हुआ है, और इसके कारण क्लियरली एक चीज़ तो ज़रूर दिख रहा है दैट ये अभी तक आज तक जो नॉन कन्वेंशनल टूरिज्म साइट्स जो थे ना, वो धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रहा है। नॉन कन्वेंशनल, ज़्यादातर कन्वेंशनल टूरिस्ट साइट्स मतलब क्या, जैसे आगरा, राइट, आगरा में ताजमहल, दैट इज़ अ कन्वेंशनल, क्योंकि पहले भी टूरिज्म होता था, अभी भी टूरिज्म होता है, राइट। बट नॉन टूरिज्म, नॉन कन्वेंशनल मतलब वो चीज़ें जहाँ पर पहले टूरिज्म नहीं होती थी, राइट। नाउ यहाँ पर बोला गया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्टिविटीज़, दैट इज़, देखो अब क्या है ना, दैट अनडाउटेडली पहले जो सफारीज होती थी वो तो होती थे, बट अभी क्या है ना, कुछ कुछ पार्ट्स में तो इन्होंने साइकिलिंग और ट्रेकिंग भी अलाउ किया है। तो इससे क्या है ना, दैट टूरिज्म की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। तो उसे ही बोला गया टूरिज्म की संख्या बढ़ गई है। ना सवाल होता है दैट पोस्ट कोविड एरा में कैसा रिवाइवल हुआ है। तो जी हाँ, वही बोला जा रहा है दैट कम बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, राइट, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डाउन टर्न हो गया था। बट यस, अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं डिफरेंट अदर डेस्टिनेशंस भी हैं जहाँ पर फुटफॉल्स बढ़ रही हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क, पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैफलॉन्ग एक्सेट्रा। नाउ फ्यूचर का पोटेंशियल ग्रोथ क्या है ओवरऑल असम में टूरिज्म का, तो अनडाउटेडली देखो फोकस मेनली है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, क्योंकि असम में स्पेसिफिकली अगर देख लो, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर प्रमोशन, जैसे देर इज़ नीड फॉर वाइडर पब्लिसिटी स्पेसिफिकली अब्रॉड, राइट। मतलब प्रमोशन की देर इज़ ह्यूज नीड ऑफ इट, राइट। मतलब कहीं ना कहीं अब्रॉड में भी, सिर्फ और सिर्फ असम में नहीं, मतलब अब्रॉड में भी वाइडर पब्लिसिटी की ज़रूरत है, राइट। और डिफरेंट अदर नेशनल पार्क्स भी जो है असम में, जिसमें नामेरी, ओरांग, देब्रू साइखोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्योंकि पता है आपको, स्टैटिस्टिक्स अगर देख लीजिएगा ना, असम में सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म आता है दो साइट्स है। एक है कल्चरल साइट, दैट इज़ कामाख्या टेम्पल, और दूसरा है हमारा काजीरंगा टेम्पल, समझ रहे हो। तो व्हाट अबाउट दिस अदर काजीरंगा नेशनल पार्क को छोड़ के डिफरेंट अदर भी तो नेशनल पार्क्स है ना, यहाँ पर भी तो टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है ना। बोला जा रहा है टूरिज्म को प्रमोशन के साथ साथ हम लोग को लोकल लोगों के साथ इंगेजमेंट करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर लोकल लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो हम लोग लॉन्गर टर्म में सस्टेनेबल टूरिज्म को इंश्योर कर सकते हैं, राइट। इससे इनडायरेक्टली क्या होंगे, लोकल कम्युनिटीज़ एम्पावर भी होंगे, क्योंकि लोग अगर कहीं पे घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा तो मिलता है ना, क्योंकि लोकल लोग वहाँ पे चीज़ों को बेचते हैं, लोग वहाँ पे जाके खरीदते हैं, राइट। कहीं ना कहीं लोकल लोगों के साथ कोऑर्डिनेट हमें करना है इन प्रमोशन ऑफ होम स्टेज एज वेल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विजिटर्स का एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हांस करता है, और अनडाउटेडली लोकल इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट पार्ट बोला गया दैट चैलेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है। देखो अनडाउटेडली एक जो बहुत बड़ा चैनल है, वो चैलेंज है, वो है इन्वायरमेंटल चैलेंज। कहीं ना कहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में प्लास्टिक पोल्यूशंस हमें देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दैट इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दैट वेस्ट मैनेजमेंट को हमको और भी रोबस्ट करने की ज़रूरत है, और रेगुलेट करना पड़ेगा टूरिस्ट व्हीकल्स को, जिसमें स्ट्रिक्टली उन लोग को बोल देना पड़ेगा दैट आपको एडहेयर करना पड़ेगा टू द ऑल द रेगुलेशंस, जिससे ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट किया जा सके, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी जिससे कम हो सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे आसाम ट्रिब्यून का, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्जॉटिक फिश स्पीशीज ऑफ आसाम के बारे में। एक्चुअली न्यूज़ ये था दैट फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर जो है वो अनडाउटेडली इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो फूड प्रोडक्शन सेक्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बट ऑल्सो ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग,
राइट। और अनडाउटेडली इससे इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो ये पूरा जो आर्टिकल था एडिटोरियल्स में, इस पूरे आर्टिकल को हम लोगों ने डिवाइड किया इनटू दीज सब पार्ट्स, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे। पहले बात तो हम लोग करेंगे दैट फिशरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, आसाम में फिशरीज़ के बारे में बात करेंगे, वाटर रिसोर्सेज इन आसाम कैसा है, क्योंकि अल्टाउटली फिशरीज़ होता क्या है वाटर में, और वाटर रिसोर्सेज आसाम में बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस हैं कुछ कुछ एग्जॉटिक फिश स्पीशीज़ को लेकर, और फाइनली कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग सेक्टर। देखो इसको सब पॉइंट्स में डिवाइड किया हमने, जैसे सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली फिशिंग सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्ट, फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर होता ही है, बट साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होता है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि अराउंड 15 मिलियन लोगों को प्राइमरी लेवल में इंगेज किया हुआ, दैट इज़ यहाँ पर 15 मिलियन लोग अराउंड आसपास डायरेक्टली इससे अर्निंग ग्रोथ करते हैं, राइट। नेक्स्ट ग्रोथ सेक्टर अगर देख लीजिएगा तो फिश प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 7.5 लाख टन इन द ईयर 1950 से लेकर अभी तक 135 लाख टन। देख लो कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अगर देख लोगे तो यस 1.4% ऑफ टोटल जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देख लोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 5.3% ऑफ जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर जो है फिशिंग सेक्टर से आता है, राइट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट अर्निंग की अगर बात करें, यस अराउंड 35,000 करोड़ रुपया 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में ही इंडिया ने अर्न किया था इससे। और ग्लोबल पोजीशन अगर देख लीजिएगा तो यस इंडिया रैंक करता है एज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन नेशन, जो क्या कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 6% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड 5% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। नाउ फिशरीज इन आसाम के बारे में अगर बात करें तो आसाम में फिशरीज है तो है कैसी, यस क्लाइमेट एडवांटेज यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, दैट इज़ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फेवर करता है फ्रेश वाटर फिश कल्चर को। और ऑफ कोर्स अगर फेवर करता है तो यस मतलब फिश ग्रोथ का पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो आसाम प्रोड्यूस करता है 443 मिलियन केजी ऑफ फिश। कब किया था? 2022-23 में, है ना, जो कि ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल डिमांड से थोड़ा भले ही कम है, बट यस इट इज़ ह्यूज। मेनी इनपुट्स नाउ क्लियरली बोला गया क्वालिटी फिश सीड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है फिश फार्मिंग के लिए। और ये चीज़ अगर आसाम में हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो अनडाउटेडली, जो क्या हो भी रहा है बहुत हद तक, राइट। बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स चल रही है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, राइट, जैसे अपार्ट प्रोजेक्ट के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। सक्सेस फैक्टर्स इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक बोला जा रहा है, और साथ ही साथ अगर हम लोग एग्जॉटिक फिश स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करें तो अनडाउटेडली इनलैंड फिशरी प्रोग्रेस करेगा इस रीजन में। नाउ वाटर रिसोर्सेज इन आसाम, अब देखो वाटर रिसोर्सेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर फिश को प्रोडक्शन करने के लिए वाटर तो चाहिए, और वाटर की अगर बात करें यस काफ़ी ज़्यादा एवेंडेंट है, रिवर्स है, वेरियस ट्रिब्यूटरीज है, वेटलैंड्स है, टैंक्स है, प्रॉन्ड्स है, क्या नहीं है भाई। कवरेज अगर देख लीजिएगा नेचुरल वाटर बॉडीज़ का ओवर 2 लाख हेक्टेयर का कवरेज है, जिसमें अराउंड वेटलैंड ही अगर देख लोगे 1.5 लाख हेक्टेयर तो वेटलैंड ही है आसाम में, राइट। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो अनडाउटेडली यहाँ पे फौना भी और फ्लोरा दोनों बहुत ही ज़्यादा रिच है, स्पेसिफिकली वेटलैंड्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे आसाम में डाइवर्स इकोसिस्टम और लाइवलीहुड एग्जिस्ट करता हुआ हमको दिखता है, राइट। पोटेंशियल की अगर बात करें तो प्रेजेंट फिश प्रोडक्शन अगर देख लीजिएगा वेटलैंड से तो अराउंड 250 से 400 रुपीज़ पर केजी पर हेक्टेयर पर ईयर हमें ग्रोथ होता हुआ दिखता है। तो सवाल होता है चैलेंजेस क्या है भाई एग्जॉटिक फिश स्पीशीज़ के बारे में। देखो बहुत सारे एग्जॉटिक फिश स्पीशीज़ जो है ना, ये क्या होता है इन्वेजिव इन नेचर होता है, राइट। इन्वेजिव स्पीशीज़ होने से मतलब हमारे लोकल फिश स्पीशीज़ को ये बर्बाद कर देना, तो वही तो बोला गया, यही प्रॉब्लम है दैट दे माइट रिजल्ट इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और हिस्ट्री अगर अभी तक का देख लीजिएगा तो एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस ज़रूर किया गया, 1950 से ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, जो कि ऑफकोर्स इंडिया में और आसाम में ऑफकोर्स फिश कल्चर को बहुत हद तक उसने इन्फ्लुएंस किया है। रीसेंट अगर कंसर्न देख लीजिएगा तो यस इलीगल इंट्रोडक्शन किया जा रहा है बहुत सारे स्पीशीज़ का, जैसे अफ्रीकन कैटफिश, बिग हेड कार्प, पकाओ, ऐसे बहुत सारे फिशेस का इलीगल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके कारण इकोलॉजी को हमारे को थ्रेट देखने को मिला है। और इसका इम्पैक्ट क्या है पता है, दैट वो हमारे नेटिव स्पीशीज़ से कॉम्पीट करता है, जिसके कारण नेटिव स्पीशीज़ मर जाता है। रेगुलेशन की अगर बात करें तो इस सेक्टर में थोड़ा कम ही रेगुलेशन है ऑन ट्रेड, एंड क्योंकि डेटा भी उतना सॉलिड नहीं है तो इसलिए इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा है। इलीगल एंट्री, बहुत सारे एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो है इलीगली लाया जाता है बांग्लादेश से वाया वेस्ट बंगाल और उसको फाइनली आसाम में लाया जाता है।
देर इज़ नीड ऑफ पॉलिसी गाइडेंस। जी हाँ, बोला जा रहा है दैट स्ट्रिक्टली अगर गाइडलाइंस लाया जाए जिससे फार्मर्स को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग एक्सोटिक स्पीसीज, क्योंकि अनडाउटेडली हमारे को सबसे पहले जो देखना है वो है हमारे नेटिव स्पीशीज़। अगर बाहर से स्पीशीज़ को लाया जाए और हमारी नेटिव स्पीशीज़ अगर नहीं रह पाए तो ये तो मुश्किल है ना, राइट। तो ओवरऑल कंक्लूजन में ये बोला गया है दैट हमें प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, दैट इज़ जो नेटिव स्पीशीज़ के प्रिजर्वेशंस को हमको इंश्योर करना पड़ेगा, साथ ही साथ रेगुलेटरी मेजर्स लाना पड़ेगा जिससे प्रिवेंट किया जा सके कोई भी एग्जॉटिक स्पीशीज़ बाहर से अगर लाया जाए उसको हम लोग को रोकना पड़ेगा जिससे इकोलॉजिकल डैमेज कम से कम हो, और साथ ही साथ प्रोमोट करना पड़ेगा हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जिससे बील में फिशरीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोशन मिले, राइट। और ओवरऑल ये सस्टेनेबल भी होगा जिससे हमारे जो लोकल फिश फार्मर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग अगेन आर्टिकल डिस्कस करेंगे आसाम ट्रिब्यून से। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ सीनो भूटान प्रॉक्सिमिटी। नाउ क्लियरली इस आर्टिकल में बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजिट हुए भूटान में, जो कि रिसेंटली हुआ सेना टनल के इनॉग्रेशन के बाद, इसने चाइना में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज किया ना। अब ये आर्टिकल को हम लोगों ने वेरियस सब पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक एक सब पार्ट्स को हम लोग अच्छे अच्छे करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो विजिट है प्रधानमंत्री मोदी जी का भूटान में, ये कहाँ पे हुआ था? यस, भूटान में हुआ था। और अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग जो इशू डिस्कस करेंगे ये तीन के देश के बीच में, एक है चाइना, एक है इंडिया और एक है भूटान, ठीक है। तो देखो ये है चाइना, दिस इज भूटान, कैन यू सी दैट, एंड दिस इज इंडिया, राइट। अब प्रॉब्लम ये है ना दैट चाइना और भूटान, देखो भूटान बहुत कमजोर कंट्री है एज कंपेयर टू चाइना सर, राइट। सो सॉरी, हाँ भूटान बहुत कमजोर कंट्री है, चाइना तो बहुत जायंट कंट्री है ना। अब चाइना क्या है दैट भूटान को बहुत तंग करती है। अब देखो रिसेंटली चाइना बेवजह फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स रेज करती है। वो बोलती है दैट साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एग्जैक्टली 100% भूटान में है, चाइना बोलती है दैट साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भूटान में लाई करता है। चाइना बोलती है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि भूटान में है वो भी भूटान में लाई करते हैं, जैसे डोकलम। और अभी क्या चाइना क्या बोल रही है अभी दैट भूटान को टेबल में बैठो मेरे साथ। टेबल में बैठने से अब देखो क्या ये चाइना क्या यहाँ पे गेम खेलना चाहती है ना, दैट ये मांगे हैं तो भूटान तो डर जाएगा और भूटान से हम लोग ये वाला भूटान को दे देंगे और डोकलम हम अपने कब्जा में कर लेंगे। अब देखो डोकलम क्यों कब्जा में करना चाहती है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करो, अगर ये वाला पार्ट चाइना के कब्जा में आ गया तो चाइना इंडिया के ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। और अब देखो ये वाला पार्ट क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नेक बोलते हैं ना। तो कल को चाइना अगर हमारे बॉर्डर्स के सामने आ जाता है तो चाइना को तो एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा ना यहाँ पर अटैक अगर बाई चांस कर दे तो, राइट। तो देयर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट पूरा चिकन स्नेक को ये चाइना आराम से यहाँ से काट सकता है, राइट। एंड इसी चीज़ों के लिए बेसिकली हम लोग देख रहे हैं दैट यस ये मीटिंग हुआ है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजिट हुआ है भूटान में ये इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि यस आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ सीला टनल ये हुआ था और अनडाउटेडली चाइना में लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न जरूर रेज है ना। क्या क्या निगोशिएशंस एंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं बिटवीन चाइना एंड ये देखो एक्चुअली अगर देख लोगे निगोशिएशंस चाइना और भूटान के बीच में 1984 से ही हो रहा है, बट 2017 का जो डोकलम स्टैंड ऑफ था उसके बाद से डोकलम स्टैंड ऑफ प्लेट्यू में जो स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के जो मिलिट्री और इंडिया के मिलिट्री आके लग गई थी, तब से कहीं ना कहीं बातें नहीं चल रही थी। चाइना का कहीं ना कहीं प्रेशर है, जी हाँ, ये अर्ज कर रही है भूटान फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, है ना, जो जिससे इंडिया नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। और आपको तो पता ही है टेरिटोरियल भी क्लेम कर रही है चाइना ऑन भूटान का वेस्टर्न एज वेल एज ईस्टर्न बॉर्डर्स। तो इससे क्या है इनडायरेक्टली इंडिया के साथ उसको टेंशन क्रिएट करना है ना। स्ट्रैटेजिक लोकेशंस और कंसर्न्स अगर देख लीजिएगा चाइना का तो यस डोकलम स्टैंड ऑफ, यस 2017 को देखा गया था ये स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये क्रिटिकल जंक्शन पॉइंट में जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये क्या है, क्योंकि डोकलम इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया का टेरिटोरियल सिक्योरिटी, और वो तो मैंने बताया ये क्यों है, क्योंकि वो चिकन स्नेक के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना। चाइना का अगर इन्फ्लुएंस देख लीजिएगा इस रीजन में तो वो क्या है, यस चाइना इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व कर रहा है भूटान के साथ, क्योंकि वो भूटान के साथ ट्रेड बढ़ाना की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया और भूटान का अगर रिलेशन देख लीजिएगा इस सेक्टर में तो अनडाउटेडली हम लोग एक हिस्टोरिकल बॉन्ड शेयर करते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है दोनों देशों के बीच में। इंडिया का असिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया का भूटान में भी जो 5 ईयर प्लान्स चलती है ना, उसमें इंडिया ने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको दुगुना कर दिया है। ये सब शायद आप लोगों ने न्यूज़ पहले ही पढ़ा होगा, राइट। और कुछ कंसर्न ज़रूर है। इंडिया
वेरी ऑफ भूटान कंसीडरिंग सेंसिटिव एरियाज टू चाइना। अगर इंडिया यही सोच रही है, अगर भूटान ने गलती से भी डोकलम रीजन को दे दिया ना, तो वो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वही चीज़ मेन कंसर्न है इंडिया के लिए भूटान के साथ। नाउ भूटान का भी डायलेमा यहाँ पर क्या है, भूटान का भी दो चीज़ देखना पड़ेगा, एक तो सेल्फ इंटरेस्ट और एक इन्फ्लुएंस। कहीं ना कहीं टेरिटोरी को भी उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनडाउटेडली, मतलब वो भूटान फॉरेन इन्वेस्ट तो सीख कर रही है, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको इंडिया का सस्पिशन को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। चाइना का अगर इन्फ्लुएंस देख लीजिएगा, यस इम्पैक्ट तो है ज़रूर चाइना का इकोनॉमिक टाइज विद भूटान, है ना। इनफैक्ट भूटान के युद्ध के साथ उनका बहुत कनेक्ट है। कुछ चैलेंजेस एंड रिस्क ज़रूर है यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में, दैट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। देखो चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, वो स्मगलिंग भी कहा जाता है, ऐसा करता है, वहाँ से टूरिज्म, तो वो कहीं ना कहीं भूटान में अगर बढ़ेगा तो यस ये इंडिया के लिए नुकसान है। और इसीलिए बोला गया इंडिया का कंसर्न है, यस इंडिया वरीज अबाउट भूटान्स अलाइनमेंट विद चाइनाज इन्वेस्टमेंट स्कीम, क्योंकि चाइना के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है ना। स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन अगर देख लीजिएगा, देयर इज रिस्क ऑफ भूटान्स पोजीशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन फॉर भूटान एज वेल एज इंडिया इज। That is for both the countries, the same thing happens. Now, strengthening India-Bhutan रिलेशंस, अनडाउटेडली जैसे कि मैंने पहले ही बोला, हमारे हिस्टोरिकल बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है दोनों देशों के बीच में। अमिड कोई भी रीजनल चैलेंजेस क्यों ना हो, दोनों देश एक दूसरे का हेल्प करती है ना। अलग अलग लेवल में इंडिया भूटान का हेल्प करती है और भूटान भी ऑफकोर्स इंडिया को एक बिग ब्रदर के रूप में मानती है, राइट। दूसरा कंक्लूजन अगर देख लीजिएगा, अनडाउटेडली इंगेजमेंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। यस इंडिया को समझना पड़ेगा भूटान का कंसर्न और साथ ही साथ स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इंडिया और भूटान के बीच में बायलैटरल टाइज को। इंडिया और भूटान का यूनिटी को हमें दुनिया भर में ये चीज़ दिखाना पड़ेगा दैट जो भी हो जाए ये यूनिटी नहीं टूट सकती। और पाथ फॉरवर्ड अगर देख लीजिएगा, यस इंगेजमेंट हमको हर एक देशों के साथ कंटिन्यू बढ़ाते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ कोऑपरेशंस भी बढ़ाते रहने पड़ेंगे, जिससे ये पूरा रीजन स्टेबल रहे और इंडिया का इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में प्रॉपर बना रहे, राइट। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ जहाँ पर 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ क्लियरली बोला गया, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थ 5200 ईयर ओल्ड हड़प्पन सेटलमेंट एट पाटता बेल्ट इन गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ है, नियर द जूना खाटिया नेक्रोपोलिस। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है दैट ये एक्सकैवेशन जो है ये रिवील कर रही है दैट यस अर्ली हड़प्पा से लेकर लेट हड़प्पा पीरियड ऑक्यूपेशन में क्या सा था उन लोग का, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे पॉटरी मिले, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, एनिमल बोन्स मिले और स्ट्रक्चरल रिमेन्स मिले। इनफैक्ट यहाँ पे जो यूनिक सिरामिक्स जो हमें को मिला है वो कहीं ना कहीं यही सजेस्ट करता है दैट यस वहाँ तब भी लोकल पॉटरी का ट्रेडिशन वहाँ पर भी था, but while the site's strategic location atop hilltop offer a कमांडिंग व्यू ऑफ द सराउंडिंग लैंडस्केप। मतलब कहीं ना कहीं ये भी लगता है दैट क्योंकि इसका लोकेशन जो है हिल के ओवरऑल टॉप रीजन में मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिविलाइजेशन इसलिए सेटल किया था क्योंकि वो सराउंडिंग लैंडस्केप में प्रॉपर नज़र रख सके। आर्टिफैक्ट जैसे बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन बीड्स यहाँ पे मिले, बहुत सारे टूल्स हमें देखने को मिले, एनिमल बोन्स हमें को देखने को मिलेगा मिला है यहाँ से, जो कि इंडिकेट करता है दैट यहाँ पर भी पास्ट में एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन किया जाता था और शेलफिश को एक्सप्लॉइट किया जाता था, राइट। नेक्स्ट हम लोग ये सोर्स लिया हम लोगों ने डाउन टू अर्थ से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पैरा क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। नाउ क्लियरली बोला गया है उड़ीसा ये प्रमोट कर रही है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को थ्रू इट्स राइस फैलो इनिशिएटिव्स, राइट। नाउ इस इनिशिएटिव्स के अंडर क्या है ना दैट पैरा क्रॉपिंग सिस्टम के तहत उड़ीसा कैपिटलाइज कर रही है उनके रेसिडुअल मॉइस्चर। देखो जैसे आप राइस को जब भी उगाते हो तो उसके लिए वो फील्ड में पानी चाहिए ना, है ना। अब राइस जब खत्म हो गया तो वो पानी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तो सूख जाता है, बट उस लैंड में बहुत ज़्यादा पानी रहता है ना, तो वही रेसिडुअल मॉइस्चर को कैपिटलाइज करने की बात की जा रही है इस पैरा क्रॉपिंग सिस्टम के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे जैसे राइस उग जाता है ना, उसके बाद कल्टीवेट किया जाता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स जैसे ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्सेस को, राइट। तो इससे क्या होता है वहाँ का रेसिडुअल मॉइस्चर को भी आराम से यूज़ किया जा रहा है। तो वही बोला है दैट ये जो पैरा क्रॉपिंग सिस्टम जो उड़ीसा में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इनिशिएटिव का एम ही है दैट लैंड प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, इंक्रीज करना फार्मर के इनकम को और इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी को। और ये जो स्कीम है ये फोकस करती है ऑन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। इनफैक्ट 8 क्रॉप्स को कल्टिवेट किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर, जिसमें ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बंगाल
ग्राम एज वेल एज मस्टर्ड भी आते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सारा, दैट इज स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है इस सारा को, जो कि एक डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर प्रोटोटाइप है, ठीक है, जिसको AI के मदद से बनाया गया है। नाउ सारा क्या करता है, 8 लैंग्वेजेस में बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये हेल्दी हैबिट्स के बारे में, मेंटल हेल्थ, मेजर हेल्थ इश्यूज जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, सब के बारे में एस्पेक्ट को बोल सकता है, राइट। ये यूटिलाइज करता है जनरेटिव एआई, जिससे एक्यूरेट किया जा सकता है रियल टाइम रिस्पॉन्स और एम्पैथेटिक इंट्रैक्शन बिटवीन द मशीन एंड द ह्यूमन, राइट। यही नहीं, प्रीवियस वर्जन्स ऑफ सारास भी एग्जिस्ट करते थे, जिसको हम लोग कहते थे फ्लोरेंस। नाउ इसको यूज़ किया गया था कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान, जिससे क्रिटिकल हेल्थ मैसेजेस को डिलीवर किया गया था। तो ये अपने आप में आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।